absorption costing says a full cost, the total cost of production should be allocated to the cost unit. Means that full cost of producing a product should be charged to production. So this basically tells that how indirect cost is allocated or charged or included in the production cost. किस तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने नया चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है? हाँ जी, नया चैप्टर है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब आप अपना बंद रखें। इस बच्चे का माइक ऑन है, वो माइक। सर आपने कहा था मंडे को स्टार्ट करवाएंगे। बस आज क्लास में बच्चे सारे थे तो मैंने कहा स्टार्ट करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Because the classes are going to be online, so obviously that's why it is better. Why to waste time? We should start it right now. Why to waste time? और हमारी क्लास इसी चैनल पर हुआ करेगी। I will not go for class on Green Hall channel. मैं इसी चैनल पर क्लास लूंगा आपकी। Absorption costing और marginal costing हम इस तरह I'll try to finish it as quickly as possible because we have time. We have ample time to. We can go for double class also. Even if the 40 minutes are going to over, we can go for the double class. And these 15 days are handy, and nobody knows that either lockdown will continue in the same way. So it depends how the things are going to reveal, in the future. तो हम चाहेंगे कि हम अपना कोर्स अपना कंप्लीट करें आसानी से, अच्छे तरीके से। तो आई होप सो कि आप सबको मेरी आवाज़ जो है वो आ रही है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये एबीसी वाला भाई कौन सा है? एबीसी वाला भाई गेमर भाई है, सलमान भट्ट साहब आप हैं? एबीसी कौन है, या ध्यान है? इट्स ध्यान। अच्छा ओके, सही। तो ध्यान अपने नाम से आओ यार, क्या हो गया सर? मुझे पता चलता है ना, मैं नाम लेके पूछ सकता हूँ फिर। सर ये वो जो ग्रीन हॉल वालों ने लिंक सेंड किया है ना, मैंने उस पे लॉगिन किया है कल से, तो आज से सॉरी, तो अभी वो यही नाम है। हाँ चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, तो हम चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी हमारा सबसे पहली बात ये कि हम थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं। ऑप्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं हम, और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट in our last meeting. That variable cost is a cost which changes with the change in the volume of production, but per unit variable cost remain the same. Fixed cost total में change नहीं होती, लेकिन per unit change होती है। यानी कि रेंट ऑफ बिल्डिंग है, आप उसमें 1 कुर्सी बनाएं, 10 कुर्सियां बनाएं, बिल्डिंग का रेंट will remain the same. It will not change. Even if there is no production, still the rent is going to be the same. वो आपको पे करना पड़ेगा। तो absorption costing is a proper system of accounting which is used to find the full production cost. यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। And helpful to find the selling price of a product after adding profit into total production cost. तो selling price per unit किसके बराबर होती है? full production cost per unit plus profit per unit के equal होती है आपकी selling price per unit. तो it is used to fix the selling price also. ऑप्शन कॉस्टिंग में मैंने बताया कि डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, जिसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। और इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इसी को पढ़ने को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आगे अदर ओवरहेड्स के बारे में ज्यादा नहीं बात कर रहे। कॉस्ट सेंटर क्या होती है? जहां पे कॉस्ट लग रही होती है, a department, a specific department where cost is allocated or charged into the product, that is called a cost center. अब एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स से क्या मुराद है, हम इसको मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का मतलब है दीज आर द ओवरहेड्स व्हिच अकर ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी एनी ओवरहेड कॉस्ट या एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट which is directly specifically allocated to a particular department or which is related to a specific department, and other departments has no concern for that. ठीक है जी, and departments have no direct concern with these overheads. For example, depreciation of machinery of machining department can be directly allocated to machining department rather than spread across all departments. इसे कहते हैं allocation of overheads. Apportionment क्या होती है? When the overheads are needs to be apportioned to different departments, या when one overhead is basically related to more than one department. जैसे कि रेंट है, अब बिल्डिंग का रेंट जो है, जिस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर
कटिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली है, फिनिशिंग है, उन सबको रेंट का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है एलोकेट होना है, क्योंकि रेंट यूनिट्स के साथ तो बढ़ना या कम होना होता ही नहीं है। तो उसके लिए फिर हम सर्टेन बेस्ट बेसिस यूज करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, दीज आर द ओवरहेड्स which occur due to the joint activities of some or all the departments of organization. जैसे कैंटीन भी है, कैंटीन भी joint activity है, कैंटीन is providing services to all the departments which are basically incurring cost in the factory. तो अब कैंटीन की कॉस्ट को कैसे एलोकेट करेंगे? वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे एलोकेट करेंगे। जितने लोग ज्यादा किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे उतनी ही कैंटीन की कॉस्ट उनको चार्ज कर दी जाएगी। So many overheads have to be divided among the departments on some justifiable basis. For example, rent rates and taxes incurred for the entire factory cannot be directly allocated to different centers but apportioned to more than one cost center on some justifiable basis for benefit received. Floor space यानी कि area occupied is normally used for rent and rates, heating, insurance and depreciation of building. This is because the floor area is occupied by various cost centers. Apportionment is the division of cost among two or more cost centers in proportion to the estimated benefit received using a proxy. Proxy का मतलब होता है estimation, यानी कि square feet ले सकते हैं आप, जो भी आप चाहें. The choice of an apportion appropriate base is a matter of judgment. यानी कौन सी बेस आपने यूज करनी है ये आपके अपनी जजमेंट पर डिपेंड करता है, which suits to that particular circumstances of the organization or to a particular department. Whenever possible there should be cost cause relation. हम करेंगे कि किस कॉज की वजह से कॉस्ट चेंज होती है, उस रिलेशन को अपने ब्रेन में रखते हुए हम will decide upon that which apportionment basis should be used for a particular cost to be divided into different departments. The representative types of overheads और basis हमें नीचे दी हुई है, एग्जाम्पल में मैंने बताई हुई है कि ये सर्टन बेसिस आपकी बुक में मौजूद है कि रेंट एंड रेट्स को एरिया ऑक्युपाइड पे करते हैं, लाइटिंग और नंबर ऑफ लाइट्स पे, पावर को, नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन को हम करते हैं ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू पे, इंश्योरेंस को पर्सनल, फिर ये डिपार्टमेंट स्टाफ वेलफेयर को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, स्टोर्स को नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन पे, वेलफेयर एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे करते हैं। और ये जनरल बताया हुआ है, लेकिन इसकी कोई सुपरविजन को भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे करते हैं। और अगला पार्ट जो है वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें फैक्टरी डिस्चार्ज टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इस पर हम इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में इस पूरे पोर्शन को। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देयर आर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो ये बात बताना आपको जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। Production departments are those departments where cost has been incurred, where cost has been charged, where production has been going on. Service departments जो है उनकी अपनी cost कोई नहीं होती, बल्कि they provide services to the other production departments and to other service departments also, and they incur cost but then they transfer their cost to the other production departments जिनके लिए उन्होंने काम किया होता है। यानी जिन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स के लिए सर्विस डिपार्टमेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर बिहाफ, दे विल ट्रांसफर देयर कॉस्ट टू अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क असाइंड टू देम। तो अगर हम सवाल को देखें तो देयर आर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, बेकिंग एंड डेकोरेशन, यानी एक बेकिंग डिपार्टमेंट है और एक डेकोरेशन डिपार्टमेंट है। एंड देयर आर टू सर्विस डिपार्टमेंट्स जहां पे प्रोडक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें स्टोर है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। जारी बात है स्टोर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और जो आप कह लें इसको आप क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कैंटीन, दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर डिपार्टमेंट्स। उनके अंदर प्रोडक्शन तो कोई नहीं हो रही ना। सो सम ओवरहेड्स हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड। द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड। बजटेड ओवरहेड टू बी अपोर्शन्ड, बजटेड ओवरहेड्स टू बी अपोर्शन्ड। ओवरहेड ये आपको दिए हुए जो आपने अभी अपोर्शन करने हैं। सबसे पहले क्या है, मशीनरी डेप्रिसिएशन, ये मशीन वैल्यू पर होगी। पावर जो है वो किलोवाट आवर्स पर एलोकेट करेंगे। लाइटिंग एंड हीटिंग को फ्लोर स्पेस पे एलोकेट करेंगे। अच्छा ठीक है जी, तो फ्लोर स्पेस हमें दी हुई है चारों डिपार्टमेंट्स की, आपके सामने है। किलोवाट आवर्स भी दिए हुए हैं चारों डिपार्टमेंट्स के, आपके सामने है। मशीनरी की नेटबुक वैल्यू भी दी हुई है 4 डिपार्टमेंट्स की। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको दिए हुए हैं, वो भी आपके सामने है, ठीक है जी। और इशू फ्रॉम स्टोर वो भी दिया हुआ है, कितने % आपने एलोकेशन उसकी करनी है। तो बजटेड मेंटेनेंस आवर्स दिए हुए हैं दोनों
बेकिंग के और उसके, और बजटेड मशीन आवर्स भी दिए हुए, बजटेड लेबर आवर्स भी दिए हुए आपको। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है उस पर तो हम यहाँ पे एलोकेशन शायद किसी की भी नहीं हो रही है, क्योंकि लाइटिंग एंड हीटिंग को तो फ्लोर स्पेस पे करेंगे, मशीन डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी पे करेंगे, और पावर को किलोवाट आवर्स पे करेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की फिलहाल एज सच हमें ज़रूरत नहीं है इस सवाल में, क्योंकि सुपरविजन कॉस्ट अगर दी होती या कोई फोरमैन सैलरी या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से कोई कैंटीन कॉस्ट दी होती तो उसको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर एलोकेट करते। 3 किस्म की कॉस्ट दी हुई आपको, जो ओवरहेड्स दिए हुए आपको, एक मशीन डेप्रिसिएशन है, एक पावर है, एक लाइटिंग एंड हीटिंग है। आगे देखते हैं सवाल में क्या कहता है वो। complete the table to show the apportionment of overheads and the reapportionment of the service department overheads using suitable basis। तो आपने इन बेसिस के ऊपर आपने ओवरहेड्स को अपोर्शन जो है वो करना है। तो मैं आपके क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व आपके सामने जो है वो मैं करना चाहूँगा या करूँगा। बजटेड ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेटेड भी दिए हुए उसने, जो पहले ही से ही एलोकेट हो चुकी हैं, वो क्वेश्चन में उसने लिख कर दे दिए हुए हैं आपको, और आगे उसने मशीन डेप्रिसिएशन, पावर और लाइटिंग एंड हीटिंग दी है, जिसको आपने अभी यानी एलोकेट जो है वो करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करता हूँ, विच इज़ वेरी इजी। तो ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इसके अंदर हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एक सेकेंड एनालिसिस और एनालिसिस शीट भी कह सकते हैं इसको, जो हम बनाने जा रहे हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट भी कह सकते हैं इसको आप, एक ही बात है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई इसमें मना करने वाली बात नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे जी हमारे हैं जी, ये यहाँ पर आपके आ जाएंगे जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो आपके आ जाएंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे एक जो है वो बेकिंग डिपार्टमेंट है, और दूसरा मेरा ख्याल है हमारा है जी डेकोरेशन डिपार्टमेंट है जी। जो क्वेश्चन में बना के दिया है उसी को मैं आगे, मतलब जो क्वेश्चन बना हुआ है आपके सामने उसी को मैं यूज कर रहा हूँ। स्टोर्स का डिपार्टमेंट है दूसरा, और उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट जो आपका है स्टोर्स के अलावा वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो उसको हम लिख लेते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम जो है वो आप बना लेते हैं टोटल का। टोटल कॉलम अगर आप सवाल में देखें, टोटल कॉलम उसने पहले बनाया है, लेकिन मैं टोटल कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अपना मेरा मेथड है, मेथड कह लें आप या दोनों वे से हो सकता है, ओवरहेड्स आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आ जाएंगे आपके सबसे पहले ओवरहेड्स कौन से, जो कि क्या हैं ऑलरेडी एलोकेटेड, एलोकेटेड ओवरहेड्स लिख देंगे। इसके कॉलम्स बना लेते हैं हम ज़रा, बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको इसमें सवाल सॉल्व करने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। ये एक इजी वे है क्वेश्चंस को, एक आसान चैप्टर है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हम इधर ऐसे ओवरहेड्स की लाइन डालेंगे।
फिर हम एक लाइन और डाल देते हैं जो कि सर्विस डिपार्टमेंट्स को बाकी डिपार्टमेंट से अलहदा करेगी, प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। ठीक है जी, आगे हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं कि हमने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना है। देखते हैं जी आगे हम सबसे पहले एलोकेटेड ओवरहेड जो ऑलरेडी एलोकेटेड है उनको लिख लेते हैं 57620। अब आप लोगों के पास बुक्स है तो आप मुझे लिखवा सकते हैं, तो कैन यू हेल्प मी आउट फॉर दैट इन दिस रिगार्ड? जी प्लीज, जी बताइएगा टोटल कितना है जी, जो मैं यहाँ लिखूंगा 56, कोई बोल ही नहीं रहा कोई, 57620 भाई बता दें। ठीक है जी, उसके बाद बेकिंग डिपार्टमेंट, मेरी बुक में है ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा ओके 38530, ठीक है फिर आप पिक्चर ले लीजिएगा, नया क्वेश्चन है ना असल में ये, इसलिए नहीं है। 38530, फिर आपका है जी 14150। ये वो ओवरहेड्स हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हो चुके हैं। एलोकेट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ऐसे कह लें आप। ओहो 14150, फिर 2800 और 2140। है जी, और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा बन गया मुझसे 2140, ये ऑलरेडी एलोकेटेड आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ओवरहेड्स का आइटम आता है वो आपका आता है मशीन डेप्रिसिएशन, जो कि 33600 की है। उसको हम लिखते हैं यहाँ पे पहले, मशीन डेप्रिसिएशन, और उसका टोटल वैल्यू जो है वो मुझे पता है क्योंकि, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा 33600। अब हमने इसको एलोकेट करना है। अब इसकी एलोकेशन कैसे करते हैं ज़रा उस पर गौर कीजिएगा, कैलकुलेटर आप पकड़ लें। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर में आप देखें कि 33600 हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्वेश्चन में जो मैं डाटा दिया हुआ है देखें, मशीनरी की नेट बुक वैल्यू दी हुई है, ये चारों, इन चारों पर मशीनरी को एलोकेट किया जाएगा, यानी कि इन चारों डिपार्टमेंट में मशीनरी को एलोकेट करेंगे। कैसे एलोकेट करेंगे, इन सब का टोटल कर लें पहले, यानी कि 33,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000, टोटल कर लें कितना आ जाएगा 52,400। टोटल ऑफ दिस मशीनरी इज बेसिकली 52,400। अब जो रेशो बनेगी आपकी बेकिंग डिपार्टमेंट की बेटा, वो बन रही है 33,000 डिवाइडेड बाय 52,400, उसकी बन रही है 10,000 डिवाइड बाय 5 टोटल 56,000 बनता है, चेक करिएगा एक दफा। 4,000 डिवाइड बाय 56,000 जी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, सही कह रहे हैं आप, वो 13,000 है ना सर में, 56,000 मैं इधर इसको चेक कर लूँ। ये टोटल आपका आ जाएगा 56,000। अच्छा जी, अब अगर आप देखें कि आपने कितनी कॉस्ट को एलोकेट करना है, जो कि मशीन की कॉस्ट है जो एलोकेट होनी है वो है 33600। सर ये आपने कहाँ से ली है, नीचे सवाल में लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इस 33600 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 556,000, तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी, जिस फ्रैक्शन से आप हर एक को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो डिवीजन आ जाएगी हर डिपार्टमेंट की, आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। ये आती है 0.6, कितना आता है जी 0.6। अब 0.6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 33,000 के साथ, तो मैं बेकिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिख लूंगा जो कि 33,600 का बेकिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा। मैं क्या करूंगा 33,600, सॉरी 33,600 कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, 33,000 जो ये लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 0.6 से, तो आपका आ जाएगा 19,800। आई विल राइट इट ओवर देयर, आई विल राइट इट ओवर हियर, ये आपका आ गया 19,800। इसी तरह अगेन मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 10,000 को 0.6 से, मेरा आपका आ जाएगा 6,000, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डेकोरेशन डिपार्टमेंट की 6,000। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4,000 को 0.6 से,
तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2400, जो मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को इतनी मशीन की इतनी कॉस्ट स्टोर को ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट वैल्यू जो लिखी है वो है 9000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.6 से, तो मेरा आ जाएगा 5400, वो मैं इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दूंगा। अब अगर आप इन सब का टोटल करके देखें, कर लें 19,800 प्लस 6,000 प्लस 2,400 प्लस 5,400, तो आपके पास टोटल वही आ जाएगा 33600, जो आपने बेसिकली ओवरहेड एलोकेट करने थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसके लिए आपने सर्टेन बेसिस यूज की हैं, एस्टिमेटेड बेसिस यूज की हैं, जो कि इस सवाल में मशीन डेप्रिसिएशन के लिए हमने बुक वैल्यू ऑफ मशीन को इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आपने इन एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा कौन सा है जो कि लिखा हुआ है उसने, वो पावर है और उसकी वैल्यू है 45500। पावर को आप एलोकेट करते हैं किलोवाट आवर्स के इस्तेमाल से। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले पावर, और यहां पे मैं उसकी अमाउंट लिख लूंगा जो कि है 45,500, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है चारों डिपार्टमेंट्स में, और इसकी एलोकेशन किस हिसाब से होगी 45,500 की, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन के ऊपर। उसमें देखिए किलोवाट आवर्स दिए हुए हैं आपको 22,000 बेकिंग के, 9,000 डेकोरेशन के, स्टोर के 1,000 और 3,000 मेंटेनेंस के। इन सबको ऐड कर लें, 22 और 9 31, 31 और 1 32, 32 और 3 दिस बिकम 35,000। So this will become 35,000। और जो आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है टोटल, वो है आपकी 45,500, जो टोटल कॉस्ट है पावर की, जिसको आप किलोवाट आवर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि आपके टोटल आते हैं 35,000 के। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक यूनिट वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप यूज जो है वो करेंगे, और वो आपकी आती है 45,500 डिवाइडेड बाय 35,000, आपकी आ जाएगी 1.3। तो ये 1.3 मेरा निकल आया। अब मैं 22,000 को 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेकिंग डिपार्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी, 9,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.3 से तो डेकोरेशन की आ जाएगी, 1,000 को करूंगा तो स्टोर की आ जाएगी, और मैं 200 को करूंगा, सॉरी 3,000 को करूंगा तो मेंटेनेंस की आ जाएगी। तो मैं करके देखता हूं, पहले 22,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 1.3 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है 22,000 to 1.3 which will become 28,600, जो कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसकी जगह पे, जो कि मुझे लिखनी है 28,600। वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट मैं लिखूंगा, मेरी आ जाएगी वैल्यू जो कि है इसकी 9,000 इंटू 1.3, एक मिनट, 9,000 इंटू 1.3, ये आ जाएगी 11,700। ये लिख दूंगा जी मैं इधर 11,700। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी मेरी आगे इससे, जो मुझे लिखनी है पावर की, और वो मुझे कैलकुलेट कैसे करनी है, 1,000 इंटू 1.3, आप कैलकुलेटर पे खुद भी कर सकते हैं, वो वैल्यू 1,300 आ जाएगी आपकी, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1,300, इट्स वेरी इजी। और दोबारा जो वैल्यू आएगी मेरे पास, लास्ट वैल्यू जो कि आने चाहिए 3,000 इंटू 1.3, वो आपकी आ जाएगी 3,900, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस जगह पे 3,900। अच्छा कैसी बात है, इसका आप टोटल करके देखें, इट विल अगेन बिकम 45,500। कर लें आप चाहे 11,700 प्लस 28600, और आप टोटल करें तो आपके 45,500 वैल्यू ही आपकी बनेगी। ये पावर को भी मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मैंने कर लिया है। अब मुझे करना है डिस्ट्रीब्यूट किसको, नेक्स्ट एक्सपेंस को, जो कि मेरा क्वेश्चन में बताया हुआ है उसने, जो कि है लाइटिंग एंड हीटिंग का 18,000 का, जिसको मैं फ्लोर स्पेस के हिसाब से एलोकेट करूंगा, क्योंकि फ्लोर स्पेस इज द बेस्ट ऑप्शन विच इज यूज्ड बेसिकली फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग जो है
वो फ्लोर स्पेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जितना एरिया आप कवर कर रहे हैं, जितना एरिया लाइटिंग एंड हीटिंग कवर कर रही है, उसके हिसाब से हम उस कॉस्ट को चार्ज कर देंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो लाइटिंग एंड हीटिंग का सबसे पहले हम टोटल देखते हैं कि टोटल कितना है। बताइएगा कितना टोटल है। टोटल है जी लाइटिंग एंड हीटिंग का, ओहो ये लिखा हुआ है आपके सामने 18,000। टोटल मैं लिख लूंगा जी 18,000, ओहो 18,000, और ये डिवाइड होगा फ्लोर स्पेस के हिसाब से। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर बेसिक क्वेश्चन। फ्लोर स्पेस हमारा ऊपर सबसे टॉप पे दिया हुआ है आपको, और फ्लोर स्पेस जो है टोटल देखते हैं कि 4100 प्लस 2300 प्लस 600 प्लस 200, it will become 7200। फिर से कर लेते हैं एक दफा टोटल इसका। 4100 प्लस 2300 है और प्लस 800 है, तो ये आपका आ जाएगा 7200, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 7200 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, सॉरी 18,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 7200 से, तो मेरे पास आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन, जिससे मैं हर एक को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 18,000 जो टोटल कॉस्ट थी उसको 7200 से डिवाइड करूंगा तो इस विल बिकम 2.5। 2.5 से अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हर एक को, तो मेरे पास जो है वो कॉस्ट आ जाएगी जो मैंने हर डिपार्टमेंट को चार्ज करनी है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4100 सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, तो मैं करके देखता हूँ। 4100 इंटू 2.5, तो ये मेरी आती है 10250। I'll write over here 10250। नेक्स्ट जो है वो आपकी जो है वो आती है 2300 into 2.5, which become 5750. I'll write over here 5750। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपकी जो है वो आ जाएगी 600 into 2.5, ये आपकी आती है 1500, और 200 into 2.5 ये आपकी आ जाएगी 500। नेक्स्ट आपकी 1500 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपकी लास्ट में आ जाएगी 500। इसको आप टोटल करें तो आपका टोटल 18,000 ही बनेगा। आप करके देख सकते हैं। आपका टोटल विल अगेन बिकम 18,000, which is the total cost which you are supposed to apportion between the different departments on some certain best basis, which you believe that is the best estimated basis to apportion these overheads into these 4 departments। कि वो कॉस्ट इन तमाम डिपार्टमेंट्स को एलोकेट होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में चारों डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। तो अब इसका हम कर लेते हैं टोटल, क्योंकि कॉस्ट तो हमने सारी एलोकेट कर दी है। तो हमारे पास टोटल ओवरहेड जो है वो आ जाएंगे आपके पास, जिसे हम टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं। तो ये आपके इसको टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो बात मैंने आपको बतानी थी, इसको पहले एक मिनट टोटल मुझे बल्कि आप भी बताएं ताकि मैं टोटल इसका लिख सकूं। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरे कितने कितने आ रहे हैं जी। इसका टोटल मेरा जो है वो, और एंड वाला टोटल हमारा जो है वो मिला के सेम आना चाहिए। ये 38530 प्लस 19,800 प्लस 28600 प्लस 10250, टोटल मेरा आ जाएगा 97180। 97180। और लाइक बच्चा प्लीज इसे टैली भी कर ले, कि मैं भी गलती कर सकता हूँ।
सेकंड में 14150 है प्लस 6000 प्लस 11700 प्लस 5750 टोटल कर लेंगे, इट विल बिकम 37600। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टोर्स के लिए अगर हम टोटल करें तो 2800 प्लस 2400 प्लस 1300 प्लस 1500 एंड द टोटल विल बिकम 8000। ठीक है जी, और नेक्स्ट अगर हम चलें इससे आगे तो आपका 2140 प्लस 5400 प्लस 3900 और प्लस 500 इट विल बिकम 11940। तो ये मैंने टोटल जो है कर लिया है इन सब का। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो वो टोटल आपका ग्रैंड टोटल के बराबर आएगा विच इज 154720 विच इज दिस टोटल। ये कॉलम वाइज भी बराबर आएगा और ये रो वाइज भी आपका बराबर आना चाहिए, तभी आपका सवाल जो है आपने इसका मतलब है करेक्टली जो है वो ठीक सॉल्व किया है, क्योंकि उन्हीं को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना तरतीब के साथ सब के अंदर, तो उसका टोटल भी इक्वल आना चाहिए जो कि इक्वल आ रहा है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया। तो बेसिकली आपने ओवरहेड्स को पोर्शन करना होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, which is very easy to do. There is nothing difficult in that. It's an easy task to handle. ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बच्चे इसको नॉर्मली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इजीली हैंडल कर लेते हैं, कोई ऐसा टफ इसमें कंपटीशन वाली बात नहीं है। इसमें दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, वो ज़रा गौर कीजिएगा। देखें, एक अपॉर्शनमेंट का तरीका ये है कि आप ये क्या करें कि आप 33,000 को, मशीनरी की बात कर रहा हूं मैं, 33,600 को पहले डिवाइड करें 33,000 से और फिर मल्टीप्लाई करें 56,000 से, फिर 10,000 को आप डिवाइड करें 56,000 से और मल्टीप्लाई करें 33,600 से, फिर 4,000 को डिवाइड करें 56,000 से जो टोटल है आपका। ठीक है जी, और फिर आप जो है वो ये 4,000 को डिवाइड करें 56,000 से और फिर मल्टीप्लाई करें 33,600 से, फिर 9,000 को डिवाइड करें 56,000 से और फिर मल्टीप्लाई करें 33,600 से। सेम इसी तरह किलोवाट आवर्स के लिए या फ्लोर स्पेस के लिए भी आप कैसे करेंगे, 4100 डिवाइडेड बाय 7200, यही करेंगे ना, जारी बात है। 4100 डिवाइड बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 18,000, फिर 2300 डिवाइड बाय 7200 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 600 divided by 7200 multiplied by 18,000 and 200 divided by 7200 multiplied by 18,000, you will get the same answers. But instead of calculating it again and again, because this procedure will take more time, हम उसकी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, इसे कहते हैं फ्रैक्शन निकालना। हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि हम डायरेक्टली जो 18,000 जिस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको टोटल से, जो टोटल अपोर्शन करने के लिए डाटा दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देते हैं, उसके टोटल से 7200 से, तो जो आएगा 2.5 वो फ्रैक्शन आ जाएगी। उससे आप हर एक डिपार्टमेंट की उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास कॉस्ट आती जाएगी विच इज 4100 into 2.5, 2300 into 2.5, 600 into 2.5 एंड 200 into 2.5। तो ये मैंने समझाना था कि ये ज्यादा आसान तरीका है क्योंकि इसमें टाइम की सेविंग है, आसान तो नहीं कह सकते, टाइम सेविंग इसके अंदर जरूर है। तो ये हमने यहाँ तक समझाया है मैंने आपको। इसमें कोई मसला है आमरा तो मुझे बता दें। आमरा समझ आ गई आपको जी? ध्यान, दुआ, एनी प्रॉब्लम? हमजा कोई मसला? नो सर। हमजा कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर, नो जी, सफ़ी और ज़ैनब, ज़ैनब कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप बताएं, मसला है तो बताओ। वेलकम, क्या आप आ गई हैं? शुक्र है सर समझ आ गई है। जी, आसान चीज़ है, इतना कोई टफ काम है नहीं। ठीक है जी, तो आज के लिए मैं यहीं तक करवाऊंगा। आप इस चैप्टर को बुक में से रिवाइज कर लें, दोबारा एक बार फिर पढ़ लें, चाहे यही काम हमने करना है। और इसी ये क्वेश्चन कब आया हुआ है देख लें कब आया हुआ है जी, मई जून 2020-21। तो ये सवाल वो है जो कि मई जून 20 में आया था और बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था, प्रीडिक्टेड ग्रेड्स मिले थे। ठीक है जी सर, वो तो इस दफ़ा भी मिलने हैं। नहीं, इस दफ़ा नहीं मिलने, इसके चांसेस ना होने के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको, सवाल पूरा नहीं हुआ अभी, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसका आपने यही काम करना है। देखें क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, अपोर्शन द कॉस्ट
to the three departments using the most suitable basis. Clearly state the basis you have used. तो वही आप टेबल बनाएंगे जो मैंने आपके सामने बनाया, उसकी पिक्चर आप ले सकते हैं, तो लेना चाहते हैं तो ले लें, ताकि आपको टेबल बनाने में प्रॉब्लम ना हो. पिक्चर ले लें, आपने लेनी है तो. वैसे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी इट इज बेटर दैट यू विल टेक द पिक्चर. ओके, जो बच्चा जिसने ली है वो ग्रुप में भी शेयर कर सकता है. कोई इसमें ऐसे सर वो जो फर्स्ट में डिटेल्स थी वो जरा ओपन कर दें. कौन सी डिटेल्स? ये वाली? ये तो मैं भी सवाल समझा रहा हूँ ना आपको. इसमें आपने अपोजिशन करनी है. क्वेश्चन से पहले कौन सी? इससे पहले आपके पास बुक है, ये वाली कह रहे हो? जी यही. ये आपके पास बुक में मौजूद है, इसको क्या करना है आपने यार? अच्छा, A2 की बुक में है ये क्वेश्चन. ये एएस की बुक में. मेरे पास नहीं है ना. मेरी जान किसी से लेके फोटोकॉपी कराना, वो तो करवानी पड़ेगी ना. ऐसा थोड़ी है कि वो कितनी पिक्चरें ले लेगा. वो आप ही करवा के देंगे. अच्छा जी, मैं ही करा दूंगा. ओके. अच्छा, ये देखें, क्वेश्चन 1 आपने घर में करना है. ठीक है जी, मैंने जो 20 क्वेश्चन आपको कराया, इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को किस पे करेंगे लिखते जाएं. वैल्यू ऑफ प्लांट पे. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट पे किस पे एलोकेट करेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट पे. लाइटिंग एंड हीटिंग को किस पे करेंगे? फ्लोर एरिया पे. प्लांट इंश्योरेंस को किस पे करेंगे? प्लांट इंश्योरेंस किस पे करेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट पे. रेंट को किस पे करेंगे? फ्लोर एरिया पे. सुपरविजन को किस पे करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे. ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लें. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट को किस पे एलोकेट करेंगे? आप करेंगे इसको वैल्यू ऑफ प्लांट पे. लाइटिंग एंड हीटिंग को किस पे एलोकेट करेंगे आप? फ्लोर एरिया पे. प्लांट इंश्योरेंस को किस पे लोड करेंगे, एलोकेट करेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट पे. दोबारा यूज होगी. यस. रेंट को आप एलोकेट करेंगे फ्लोर एरिया पे, वो भी दोबारा यूज हो रहा है. लाइटिंग एंड हीटिंग में भी यूज हो रहा है. रेंट दोबारा भी यूज हो रहा है. किस पे? रेंट भी फ्लोर एरिया के लिए यूज हो रहा है. और सुपरविजन को आप करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे. तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर है, उसका कुछ नहीं करना आपने. बजट मशीन और बजट डेक के बारे में कुछ नहीं करना आपने. जहां तक मैंने सॉल्व कराया सवाल, वहां तक ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है जी. अपोर्शन द कॉस्ट टू द थ्री डिपार्टमेंट्स द मोस्ट सूटेबल बेसिस. क्लियरली स्टेट द बेसिस यू हैव यूज्ड. तो बेसिस के लिए भी लिख दीजिएगा कि बेसिस को भी आपने कैसे यूज किया है. तो ये सवाल आपने करना है. इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात होगी अपने टाइम के ऊपर. इसी लिंक से आपने आना है. हम जो लिंक नॉर्मल लिंक है उसका, उस पर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब सवाल बीच में छूट जाता है तो वो दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं होती है, कोई रफड़ पड़ जाता है. तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि हम अपने ही लिंक से करें. और इसमें